हेलो फिजिक्स सीकर्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो से हम क्वांटम फिजिक्स की फैसिनेटिंग दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं। आज हम क्वांटम फिजिक्स के बेसिक्स सीखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल होगा क्योंकि आज हम पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे कि क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे किसी के दिमाग में ये आइडिया आया, ये सारी इसके पीछे स्टोरी क्या थी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जो फेल हो गए थे क्लासिकल मैकेनिक्स के कारण, और साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि किसी नई थ्योरी की ज़रूरत है। ये सब हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, बट इसके साथ साथ हम अब फिज़िक्स को भी डीपली स्टडी करेंगे। क्वांटम का मतलब होता है डिस्क्रीट, मैकेनिक्स का मतलब होता है बिहेवियर एंड मोशन। क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा मीनिंग हो गया मोशन ऑफ और बिहेवियर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। क्वांटम इफेक्ट्स, जो क्वांटम इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑब्जर्व होते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वांटम इफेक्ट्स सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर ही एप्लीकेबल है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्वांटम इफेक्ट्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल ही नहीं होते, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वांटम इफेक्ट्स स्मॉल एज वेल एज लार्ज दोनों ही तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही हम क्वांटम फिज़िक्स की बात क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। ये वैल्यू बहुत स्मॉल है। देखो 10⁻34 ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, और स्मॉल पार्टिकल्स का मोमेंटम भी बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम होता है मोमेंटम, जिसके कारण उनके ऊपर क्वांटम इफेक्ट्स ज़्यादा विजिबल होते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम ज़्यादा होने के कारण उन पर क्वांटम इफेक्ट्स ज़्यादा विजिबल नहीं हो पाते। क्वांटम फिजिक्स के आने से पहले ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके रिजल्ट्स को साइंटिस्ट फिजिसिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि ऐसा क्यों होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे वाई कलर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑन हीटिंग, गर्म करने पर किसी ऑब्जेक्ट का कलर क्यों चेंज हो जाता है। और एक ऐसा ही फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। इससे इन एक्सपेरिमेंट से पता चलता था कि क्लासिकल थ्योरी कहीं ना कहीं अधूरी है। अब हमें एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत थी जो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाए। फर्स्ट आइडिया जिससे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई वो कोई सोच समझकर दिया गया आइडिया नहीं था। प्लैंक जो एक साइंटिस्ट था वो अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हुए देखा कि जो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट की थ्योरी है उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल जो ग्राफ आ रहा है उससे मैच नहीं कर रहा। मतलब जो थ्योरी के हिसाब से जो ग्राफ है वो अलग है, और जो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ आ रहा है वो अलग है। ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। तो कितनी देर वो इस चीज़ के ऊपर सोचता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कई तरह की रीजंस लगाने की कोशिश करी, थ्योरी को थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखा, पर तब भी जितना मर्जी वो कई बार सोचता रहा, पर फिर भी उसको वो ग्राफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने एक आइडिया दे दिया जो उसने बिल्कुल गैस करके दिया था।
उसे नहीं पता था कि ये आइडिया फिज़िक्स में इतना फिज़िक्स को इतना आगे तक ले जाएगा, मतलब एक नई दुनिया की ही शुरुआत कर देगा। एक नई दुनिया जिससे क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, वो आइडिया क्या था? पहले देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था जिससे प्लैंक इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया। यहाँ पर ही सारी थ्योरी खत्म होती है। अब हम अपनी फिजिक्स पे आते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था, किसके कारण प्लैंक फ्रस्ट्रेटेड हुआ और उसने ये नया आइडिया दिया। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उसको लाइट बल्ब के फिलामेंट से निकलने वाली लाइट के हर कलर की एनर्जी डेंसिटी को मेजर करना था, जिसे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है, और न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी को यहाँ म्यू है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और न्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यू स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होती है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी emitted per unit time per unit surface area with respect to frequency। इसका मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट थी, मतलब फ्रिक्वेंसी से कलर का लिंक होता है, मतलब अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। अब उसने क्या करना था, इसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसकी कितनी एनर्जी है, इस फ्रिक्वेंसी की कितनी एनर्जी है, इस फ्रिक्वेंसी की कितनी एनर्जी डेंसिटी है, इस फ्रिक्वेंसी की कितनी एनर्जी डेंसिटी है, ये सारा मेजर करना था। उसका उसका एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था जो प्लैंक को पहले से मिला हुआ था, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। उसने इसकी थ्योरी देनी थी कि ऐसा क्यों होता है, पर वो उस थ्योरी को दे ही नहीं पा रहा था। एक इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट आए प्लैंक से पहले, उन्होंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चलो मैं आपको बताती हूँ वो ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कौन सा था और थ्योरी के हिसाब से कौन सा ग्राफ आ रहा था। ये था एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच। ऐसा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, मतलब ऐसा आना चाहिए था, पर जो थ्योरी थी तब, जब क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी से ये वाला ग्राफ आ रहा था, ये एक्सपेक्टेड था, मतलब ये आना चाहिए था, ये फाइनल ग्राफ आना चाहिए था, बट थ्योरी से ये वाला आ रहा था। अब देखते हैं कि वो कौन सी थ्योरी थी जिससे ये ग्राफ आ रहा था, और इसको कैसे थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक नई थ्योरी बनाई। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है, ये क्लासिकल थ्योरी ने बताया। क्लासिकल थ्योरी ने बताया कि कैसे जो है स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी एमिट होती है अलग अलग कलर की। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बनता है, उसमें छोटे छोटे एटम्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट जो है एटम से मिलकर बनता है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो एटम्स वाइब्रेट करते हैं, एटम्स जो है स्प्रिंग लाइक ऐसे एटम्स जो है वाइब्रेट करते हैं, और जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को ही स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। जी डेंसिटी जो एमिट हो रही है वो इक्वल है एवरेज एनर्जी ऑफ ईच स्टैंडिंग वेव इनटू नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ये डेंसिटी है तो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम भी आ जाएगा।
फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। जो टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम आई वो वो इसके इक्विवेलेंट थी, इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c की पावर क्यूब। ये नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स तो हमारे पास आ गई। अब एवरेज एनर्जी ऑफ ईच स्टैंडिंग वेव निकालनी थी। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से स्टैंडिंग वेव्स एटम्स के हार्मोनिक ऑसिलेटर, एटम को हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हैं कि जब गर्म करते हैं तो वो हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है। उन हार्मोनिक ऑसिलेशन के कारण स्टैंडिंग वेव्स बनती है। तो एवरेज एनर्जी जो ईच स्टैंडिंग वेव की होगी वो इक्वल होगी एवरेज एनर्जी हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के। एवरेज एनर्जी ऑफ ईच स्टैंडिंग वेव इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब जितनी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होगी, एक जितनी हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी रिलीज करेगा वही एक स्टैंडिंग वेव की एनर्जी होगी। इक्विपार्टीशन थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वो है ½ kBT। जो अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो एक यूनिक केस है। उसमें जो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट है ½ kBT के एंड पोटेंशियल एनर्जी भी इक्विवेलेंट है ½ kBT के। तो इससे टोटल एनर्जी जो आ जाती है वो kBT आ जाती है। जैसे पीछे हमने देखा कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये है एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। एवरेज एनर्जी हमारे पास आ गई kBT और नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स जैसे 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c की पावर 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये यू न्यू का फॉर्मूला बन जाता है। अब इस यू न्यू के फॉर्मूले में यू न्यू की स्क्वायर पर न्यू की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका ग्राफ थ्योरेटिकली ऐसा आएगा, मतलब थ्योरी के हिसाब से ग्राफ ऐसा आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हमने देखा था कि ग्राफ ऐसा नहीं है, ग्राफ ऐसा है। ये ग्राफ जो है स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज में तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, पर लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में ये बढ़ी जा रहा है और ये लार्ज फ्रीक्वेंसी के पहुंचने पर ये कम हो जा रहा है। इसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ भी कहते हैं। जो डिफरेंस था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में, इसने ही प्लैंक को ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस था इसने प्लैंक को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। वो कई महीने तक यही सोचता रहा कि कैसे ये ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो क्लासिकल थ्योरी से कैसे लाए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे पता ही नहीं चल रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या लिंक है, कि कैसे क्लासिकल थ्योरी से ये ग्राफ लेकर आ सकते हैं। उसका ये ग्राफ आ ही नहीं रहा था क्लासिकल थ्योरी से। इससे वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और फ्रस्ट्रेशन में उसने एक नया आइडिया दे दिया। प्लैंक का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसने ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ देखकर गैस किया कि न्यू पर कुछ इस तरह डिपेंड करेगा कि न्यू पर कुछ इस तरह से डिपेंड करेगा, न्यू की पावर 3 न्यू की पावर -1। ये उसने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बेसिस पे बताया कि न्यू है वो इस चीज़ की इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब न्यू स्क्वायर के इक्विवेलेंट नहीं है। न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू क्यूब के और ई की पावर -1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसको था कि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाना है और
ये उसने पूरे प्योरली मैथमेटिक्स के बेसिस पर बताया। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो ये इक्वेशन थी, ये थी नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स और ये थी एवरेज एनर्जी। अब नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स तो उसने कैलकुलेशन से निकाल ली थी, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती थी, मतलब ये तो बिल्कुल पूरी तरह से सही था। अब गलती होगी तो इसमें हो सकती थी, प्लैंक के मुताबिक अगर कुछ गलत है तो इस एवरेज एनर्जी में वो कुछ गलती कर रहा है, एवरेज एनर्जी लेने में कोई गलती कर रहा है। मैथमेटिक्स से ही उसने बताया कि एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल ऑसिलेटर्स है, उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के बी टी -1। उसके हिसाब से एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल ऑसिलेटर की ये वैल्यू होनी चाहिए। और एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल ऑसिलेटर ये तभी आएगी जब हर एक ऑसिलेटर की अलाउड एनर्जी इक्वल होगी एन एच न्यू के। मतलब अगर अलाउड एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर इक्वल टू एन एच न्यू वेयर एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तभी एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल ऑसिलेटर्स का एक्सप्रेशन जो प्लैंक ने दिया था वो आ सकता है। अपनी मैथमेटिकल रिजल्ट्स यूज़ करके उसने ये फाइंड किया कि एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर है एन एच न्यू है। वो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से केबीटी एक्सप्रेशन आया था, उसके हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो ऑसिलेटर है वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी केबीटी एमिट कर रहा था, जो कि प्लैंक ने बोला गलत है। वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी केबीटी नहीं एमिट कर रहा, वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी एमिट कर रहा है, जिसको क्वांटा बोला गया। इस वर्ड क्वांटा से ही क्वांटम मैकेनिक्स बनी। मतलब जो एनर्जी है अब वो कॉन्टीन्यूसली नहीं एमिट हो रही, वो पैकेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एमिट हो रही है। इस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। थैंक यू।